हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 48 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित भारत और विश्व भूगोल के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, भारत में तांबे के अधिकांश भंडार निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं? विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वांचल श्रेणी, अरावली श्रेणी। भारत में सबसे ज्यादा जो तांबा का भंडार है वो आपके राजस्थान में पाया जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपका झारखंड का नंबर आता है। फिर आपका थर्ड नंबर पर जो है आपका एमपी का नंबर आता है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में 813 मिलियन टन आपका रिजर्व है, तांबे का रिजर्व है। 813 मिलियन टन तांबे का रिजर्व है, यानी कि ये कितना है? ये भारत का 53.8% है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 50% से ज़्यादा तांबा जो है राजस्थान की खानों में है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 295 मिलियन टन का रिजर्व है, यानी ये भारत के 19.54% को होल्ड करता है। एमपी की बात करें तो एमपी में 283 मिलियन टन है और एमपी इसी के साथ 18.75% जो है होल्ड करता है। बाद बाकी बचा हुआ 7.9% जो है यह बाद बाकी राज्यों से आता है, यानी सबसे बड़ा आपका कहां से है? राजस्थान से है। तो राजस्थान में कौन सी पर्वत श्रेणी पाई जाती है? अरावली पर्वत श्रेणी। तो यहां पर आपका सही आंसर है पहले का डी वाला। दूसरा प्रश्न है आपका, विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? विश्व विरासत केंद्र वर्ष 1972 के कन्वेंशन का सचिवालय है। मान्यता के लिए आवेदन करने से पहले किसी स्मारक या स्थल को अस्थायी सूची टेंटेटिव लिस्ट में रखना स्वैच्छिक है। वाराणसी के घाटों को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। आपका पहला वाला कथन सही है। विश्व विरासत केंद्र वर्ष 1972 के कन्वेंशन का सचिवालय है। यूनेस्को के दिशा निर्देश के अनुसार किसी भी स्मारक या स्थल को अंतिम नामांकन फाइल में शामिल करने पर विचार किए जाने से पहले उसे 1 वर्ष के लिए इसकी अस्थायी सूची में रखना अनिवार्य है, यानी 1 साल के लिए आपको इसकी जो अस्थायी सूची है उसमें रखना स्वैच्छिक नहीं है बल्कि कंपलसरी है, यानी आपको रखना ही रखना पड़ेगा। तो यहां पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। थर्ड वाला जो कथन है आपका, ये कथन आपका सही है। अभी वाराणसी की घाट को हाल ही में यूनेस्को की जो अस्थायी सूची है इसमें शामिल किया गया है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। यहां पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है सेकंड का सी, केवल 1 और 3। तीसरा प्रश्न है आपका, एक मृदा के प्रकार की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। यह उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। वर्षा के कारण गहन निच्छालन होता है। उर्वरक और खाद के उपयोग के बिना यह खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। उपर्युक्त कथनों में वर्णित मृदा की पहचान कीजिए। लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, काली मृदा, शुष्क मृदा। देखिए यहां पर जो विशेषताएं बताई गई हैं ये सभी विशेषताएं आपकी लेटेराइट मृदा की हैं। लेटेराइट मृदा जो है लैटिन शब्द लेटर से बना है और इसका मतलब होता है ईंट। लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। निच्छालन का मतलब यह है कि यहाँ पर जो इसके ऊपरी स्तर में जो भी पोषक तत्व होते हैं वो तीव्र वर्षा की वजह से इसके निचले स्तरों में चले जाते हैं, यानी इसका ऊपरी जो स्तर है इसमें कोई पोषक तत्व नहीं पाए जाते, उनमें अभाव पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा की वजह से यहाँ पर तीव्र निच्छालन होता है और ये उसी का परिणाम है। इस जो मिट्टी है यहाँ पर आप देखेंगे इसको बिना उर्वरक के बिना खाद के बिना इसका उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम कम मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि आयरन ऑक्साइड और पोटास जो है ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का बी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छत्तीसगढ़ बिहार के साथ सीमा साझा करता है। इम्फाल कोहिमा के उत्तर में स्थित है। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। चलिए मैप देख लेते हैं एक बार। ये आपके भारत का मैप है। यहां पर मैंने भारत के मैप को थोड़ा सा जूम कर दिया है। आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य है, ये ऊपर उत्तर में यूपी के साथ, और यहां पर आप देख पा रहे हैं इस साइड में, यानी जो इसका उत्तर पूर्वी वाला जो रीजन है ये झारखंड के साथ लगता हुआ है। वहीं इसका उत्तर पश्चिम वाला जो रीजन है वो एमपी के साथ बॉर्डर बना रहा है। ये आपका एमपी का बॉर्डर है। इधर आप देखेंगे इसके जो पश्चिम में महाराष्ट्र पड़ रहा है, नीचे आ जाएंगे दक्षिण पश्चिम में इसके क्या है? दक्षिण पश्चिम में इसके
तेलंगाना है। वहीं दक्षिण पूर्व में इसके क्या है, आंध्र प्रदेश है। इसके पूर्व में उड़ीसा पड़ रहा है। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ दूर दूर तक बिहार इससे टच नहीं कर रहा है। तो यानी आपका पहला वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके इम्फाल की और कोहिमा की। तो देखिए नागालैंड की जो कैपिटल है वो आपकी कोहिमा है। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा और मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फाल। तो आप समझ सकते हैं मैप में, यानी पूर्वोत्तर का मैप आप देख रहे हैं, तो नागालैंड जो है वो मणिपुर के उत्तर में पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है, जो कोहिमा यानी नागालैंड की राजधानी कोहिमा है ये इम्फाल के उत्तर में है, न कि इम्फाल कोहिमा के उत्तर में है। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड वाला जो कथन है वो भी गलत हो जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत है क्योंकि छत्तीसगढ़ बिहार के साथ सीमा नहीं साझा करता है। वहीं इम्फाल कोहिमा के उत्तर में नहीं है, बल्कि कोहिमा जो है वो इम्फाल के उत्तर में है। अभी मैंने आपको मैप दिखाया था, यानी नागालैंड ऊपर पड़ता है और नीचे जो आपका रीजन है, नागालैंड के नीचे जो रीजन है वो आपका मणिपुर वाला रीजन है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी गलत है। यहाँ पर एक और दो दोनों ही गलत हैं। तो आंसर है चौथे का डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। पांचवा प्रश्न है आपका, बुग्याल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। उत्तराखंड का पूरा अल्पाइन क्षेत्र बुग्याल की श्रेणी में आता है। बुग्याल बड़ी संख्या में औषधीय और सुगंधित पौधों के भंडार हैं जिनका उपयोग स्थानीय चिकित्सा और हर्बल उद्योगों में किया जाता है। पहाड़ों में एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर वृक्ष नहीं उगते हैं। वृक्ष विकास रेखा से इतर जो भूमि होती है उसको अल्पाइन क्षेत्र कहा जाता है और भूमि पर यहाँ पर नरम घरी घास या फिर जो आवरण होता है उसको घास का मैदान या अल्पाइन घास का मैदान कहा जाता है। तो उत्तराखंड का जो पूरा अल्पाइन क्षेत्र है ये बुग्याल की श्रेणी में नहीं है। देखिए बुग्याल जो है उत्तराखंड में अल्पाइन मैदानों का स्थानीय नाम है। उत्तराखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 24.11% जो भाग है ये अल्पाइन क्षेत्र में शामिल है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन जो है गलत हो जाएगा, यानी उत्तराखंड का यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा अल्पाइन क्षेत्र बुग्याल की श्रेणी में, जो कि गलत है, पूरा नहीं है। सेकंड वाला कथन आपका सही है। बुग्याल बड़ी संख्या में औषधीय और सुगंधित पौधों के भंडार हैं जिनका उपयोग स्थानीय चिकित्सा और हर्बल उद्योगों में किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है पांचवें का बी, केवल सेकंड। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। मेघालय को मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है। बराक नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। देखिए मिजोरम को मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है जो नरम असंपीड़ित निक्षेपों से बना है। यानी मेघालय को नहीं बल्कि जो आपका मिजोरम रीजन है, तो मिजोरम रीजन को जो है मोलासिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला जो कथन है ये भी सही नहीं है। बराक नदी जो है वो आपकी नगा पहाड़ियों से निकलती है और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ये भारत और फिर बांग्लादेश से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बराक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। यहां पर आपका एक और दो दोनों ही गलत हैं। तो आंसर है छठवें का डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। सातवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है, ये आपको बताना है। ओसिरिस रेक्स मिशन पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह की यात्रा हेतु नासा का पहला मिशन है। वर्ष 2016 में ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान को बेन्नू क्षुद्र ग्रह की यात्रा हेतु लॉन्च किया गया था। देखिए हाल ही में नासा ने ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान, इसने क्षुद्र ग्रह बेन्नू से पृथ्वी पर वापसी के लिए अपनी जो 2 वर्षीय लंबी यात्रा है ये शुरू कर दी है। ओसिरिस रेक्स जो है ये पृथ्वी के निकट मौजूद क्षुद्र ग्रह का दौरा कर उसकी सतह का सर्वेक्षण करने और उससे नमूना एकत्र करने हेतु भेजा गया नासा का पहला मिशन था। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन भी बिल्कुल सही है, यानी पहला मिशन है ये। सेकंड वाला जो कथन है ये भी आपका सही है। देखिए 2016 में ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान को बेन्नू क्षुद्र ग्रह की यात्रा हेतु लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। तो यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सातवें का सी। देखिए इस मिशन की जो कुल अवधि है वो 7 साल की है, यानी 7 साल के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। आठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। भारत में किसी अन्य प्रकार के वनाच्छादन की तुलना में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के तहत सर्वाधिक क्षेत्र है। तटीय एवं दलदली वन केवल डेल्टा और एस्चुरी के समीप पाए जाते हैं। ये सक्रिय खाड़ियों के आसपास नहीं उगते हैं।
देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक आपके उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती आ जाते हैं और दूसरे जो होते हैं वो शुष्क पर्णपाती इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो आर्द्र पर्णपाती वनों की जो है यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है ये आर्द्र पर्णपाती वनों की तरह होते हैं। शुष्क मौसम में इनकी जो पत्तियां होती हैं गिर जाती हैं और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत के एक बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। हालांकि अगर बात करें तो भारत का उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों का क्षेत्र सबसे ज्यादा है, जबकि शुष्क पर्णपाती वनों का क्षेत्र इनसे कम है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन जो है गलत हो जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है भारत में किसी अन्य प्रकार के वनाच्छादन की तुलना में जो शुष्क पर्णपाती वन है ये सर्वाधिक क्षेत्र है। नहीं, आर्द्र पर्णपाती का क्षेत्र ज्यादा है, वहीं शुष्क पर्णपाती का इनसे कम है। सेकंड वाला जो कथन है ये गलत है। देखिए तटीय और दलदली जो वन होते हैं ये डेल्टा, एस्चुरी और सकरी खाड़ियों के समीप पाए जाते हैं जो कि ज्वार प्रबल क्षेत्र होते हैं और इस प्रकार इन्हें डेल्टा या ज्वारी वन भी कहा जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी गलत होगा। यहां पे लिखा होगा तटीय और दलदली वन केवल डेल्टा और एस्चुरी के समीप, जबकि सकरी खाड़ियों के पास नहीं उगते हैं, जो कि गलत है। तो यहां पर आपका एक और दो दोनों ही गलत हैं। तो आंसर है आपका 8वें का डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। बारदोली चीड़ा असम के स्थानीय तूफान है, ये जूट की खेती के लिए उपयोगी है। अगला है केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा को प्राय आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है जो आमों के जल्दी पकने में मदद करती है। नार्वेस्टर्स स्टारडस का स्थानीय नाम काल बैसाखी है। देखिए आपका पहला जो आपका आम्र वर्षा के बारे में बात कही गई है केरल में, तो ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति के बाद पूर्व मानसूनी वर्षा केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। स्थानीय रूप से ये जो वर्षा होती है ये आम की फसलों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है, तो इसलिए इसको आम्र वर्षा का नाम दिया गया है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये सही है। बात करें यहां पर बारदोली चीड़ा की, तो बारदोली चीड़ा असम के स्थानीय तूफान है और ये जूट की खेती के लिए काफी अच्छे हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है, यानी जूट और चावल की खेती के लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। नार्वेस्टर्स की बात करें, देखिए नार्वेस्टर्स बंगाल और असम में शाम के समय तेज बिजली और वज्र ध्वनि के साथ आने वाले भीषण तूफान होते हैं और इसका कुख्यात रूप, इसका स्थानीय नामकरण काल बैसाखी से आप समझ सकते हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं, तो आपका सही आंसर है 9वें का डी, 1, 2 और 3। 10वां प्रश्न है आपका, 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन्हें पृथक करता है। मिनिकाय और लक्षद्वीप, अगाती और कवरत्ती, कल्पनी और मिनिकाय, बित्रा और अंद्रोथ। 9 डिग्री चैनल मिनिकाय को कल्पनी से अलग करता है, कल्पनी या कल्पनी से अलग करता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10वें का सी वाला। 11वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। कोयला भंडार के प्रतिशत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है। अवरोही का मतलब है पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। देखिए यहां पर अगर हम कोयला की बात करें तो कोयला भंडारण और उत्पादन में झारखंड देश का पहला राज्य है, यानी देश में पहले स्थान पर आ जाता है। इसके बाद जो है आपके ओडिशा आ जाता है, यानी कि देश में ओडिशा का कोयला भंडारण में दूसरा स्थान है। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ भारत में तीसरा सबसे बड़ा कोयला भंडारण वाला राज्य है। चौथे पर आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है, तो यहां पर आपका ये चौथे पर आ जाता है। तो यहां पर आपका सही क्रम क्या होगा, 2, 1, फिर होगा आपका 4, 3। तो आपका सही आंसर है 11 का ए वाला, यानी 2, 1, 4, 3। 12वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। जीएम फसल और संशोधित फसल के लक्षण। बीटी कपास, सरसों DMH 11, गोल्डन चावल, फ्लेवर सेवर टमाटर। देखिए इनका युग्म बनाना है आपको। ये सुमिलित का मतलब क्या है कि आपको यहां पर सही युग्म कौन सा है। बीटी कपास की बात कर लेते हैं, तो यह एक आनुवांशिक रूप से संशोधित कपास की एक किस्म है जो बीटी टॉक्सिन पैदा करती है, जो वॉलवर्म के लिए कीटनाशक है, यानी ये वॉलवर्म से प्रतिरोधकता प्रदान करती है। तो यहां पर पहले का हो जाएगा थर्ड वाला। इसके बाद आपकी बात कर लेते हैं सरसों DMH 11 के बारे में। तो यह सरसों की एक आनुवांशिक रूप से संशोधित किस्म है और यह शाकनाशी सहिष्णु फसल है, यानी कि यह किसके, शाकनाशी प्रतिरोधी फसल है। तो सेकंड का हो जाएगा आपका 4 वाला। गोल्डन चावल की बात कर लें तो यह चावल के खाने योग्य भागों में विटामिन ए के एक पूर्ववर्ती
बायोसिंथेसाइज बीटा कैरोटीन के जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उत्पादित चावल की एक किस्म है। तो यहां पर इसका हो जाएगा, यानी तीसरे का हो जाएगा विटामिन ए के माध्यम से फोर्टिफिकेशन। तो इसका हो जाएगा आपका यहां पर तीसरे का ए, फर्स्ट वाला। फ्लेवर सेवर टमाटर, देखिए ये एक आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य है जिसे एक लंबी जीवनावधि के लिए तैयार किया गया है, जीवन काल में वृद्धि। तो ये आ जाएगा आपका चौथे का सेकंड वाला। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा आपका 12 का बी। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। तो आंसर है 12 का बी वाला। 13वां प्रश्न है आपका, गहन कृषि क्षेत्रों में उपजाऊ जलोढ़ मृदा लवणीय मृदा में परिवर्तित हो रही है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई केशिका क्रिया को बढ़ावा देती है, इसके परिणाम स्वरूप मृदा में नमक जमा हो जाता है। लवणता की समस्या के समाधान के लिए किसानों को जिप्सम का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। देखिए, लवणीय मृदा को ऊसर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। लवणीय मृदा में भारी मात्रा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम पाई जाने के कारण यह अनुर्वर हो जाती है और किसी प्रकार की वनस्पति के विकास के लिए यह उपयुक्त नहीं होती है। आपका पहला वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई जो होती है वो केशिका क्रिया को बढ़ावा देती है। परिणाम स्वरूप मृदा की सबसे ऊपरी परत है, इसमें नमक जम जाता है। केशिका क्रिया आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं। पहले के समय में आपने वो डिबरी देखी होंगी, वो तेल, जिसमें तेल करके मिट्टी का तेल भर दिया जाता था और उसकी रोशनी में घर में पूरा प्रकाश हो जाता था रात में, तो डिबरी बोलते थे। तो डिबरी में जो तेल ऊपर से नीचे जो चढ़ता है इस बत्ती के माध्यम से, उसमें केशिका क्रिया होती है। उसी तरह से आपने देखा होगा जब खेत को हम लोग जोत देते हैं तो खेत में हमें नमी सी महसूस होती है। तो उसमें ये होता है कि तमाम जो छोटी छोटी केशिकाएं होती हैं वो टूट जाती हैं जोतने से, और वही नमी हमें खेत में मिट्टी में दिखाई देने लगती है। केशिका के माध्यम से जल जो होता है वो ऊपर की ओर चढ़ता है। जब बहुत ज्यादा सिंचाई की जाती है तो केशिकाएं क्या करती हैं, नीचे से जो भी लवणीय पदार्थ हैं उनको ऊपर ले आती हैं, सतह पर ले आती हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप जो है सतह पर नमक जमा हो जाता है और मृदा अनुर्वर हो जाती है। तो आपका पहला वाला कथन यहां पर सही है। सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। देखिए, ऐसे क्षेत्र विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में मृदा की लवणता की समस्या को हल करने के लिए किसानों को जिप्सम का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है 13 का सी, 1 और 2 दोनों। 14वां प्रश्न है आपका, पर्वतीय वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। हिमालय के शीतोष्ण वनों को शोला कहा जाता है। चीड़, पाइन, देवदार और भोजपत्र आदि हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां हैं। काई और लाइकेन टुंड्रा वनस्पति की प्रजातियां हैं। हिमालय के उत्तरी ढाल की अपेक्षा दक्षिणी ढाल पर वनस्पति घनत्व अधिक है। देखिए, आपका पहला वाला कथन सही नहीं है। जो शोला वन है ये आपके साउथ में पाए जाते हैं, दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, न कि हिमालय के शीतोष्ण रीजन में। तो दक्षिण भारत के पर्वतीय वन प्रायद्वीपीय भारत के 3 मुख्य क्षेत्रों, इसमें पश्चिमी घाट, विंध्य और नीलगिरी है, इसमें ये पाए जाते हैं। क्योंकि ये वन 1500 मीटर की ऊंचाई पर उष्णकटिबंध और इसमें स्थित है, यानी ये जो है 1500 मीटर की ऊंचाई पर उष्णकटिबंध में स्थित है। इस वजह से यहाँ की जो जलवायु है वो समशीतोष्ण प्रकृति की है, यानी यहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। समशीतोष्ण का मतलब क्या है, एक तो उष्णकटिबंध है, ऊपर से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में गिरावट आती है, तो यहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु देखने को मिलती है। तो जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वहां पर इस प्रकार के जो वन है उनको शोला कहा जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। सेकंड वाला सही है। हिमालय में 1500 से लेकर 1750 मीटर की जो ऊंचाई है इसमें आपके यानी चीड़, पाइन, देवदार और बर्च आदि की जो वृक्षों की प्रजातियां हैं ये देखने को मिलती हैं। तीसरा वाला कथन ये भी सही है। काई और लाइकेन जो है ये टुंड्रा वनस्पति की प्रजातियां हैं। हिमालय का जो उत्तरी ढाल है इसकी अपेक्षा दक्षिणी ढाल का मतलब क्या है, जो भारत की तरफ वाला ढाल है, यहां पर वनस्पति घनत्व अधिक है। तो आपका चौथा वाला भी सही है। यहां पर आपका सही आंसर है 14 का बी, केवल 2, 3 और 4। 15वां प्रश्न है आपका, रिची द्वीप समूह और लेब्रिनिथ द्वीप किस द्वीप समूह के भाग हैं। बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह, अरब सागर द्वीप समूह, कचाथीवू द्वीप, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में 2 मुख्य द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी जो द्वीप समूह है इसमें छोटे बड़े लगभग 572 द्वीप हैं।
ये बंगाल की खाड़ी में लगभग छोटे बड़े मिलाकर 572 द्वीप हैं। और ये जो द्वीप समूह है ये लगभग 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 94 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है इसके बीच में ये अवस्थित है। बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह में 2 मुख्य द्वीप समूह हैं, एक तो रिची जो है आर्की पिलेगो करके है और दूसरा है लेब्रोनी द्वीप समूह। तो इस द्वीप समूह के उत्तर में अंडमान द्वीप और दक्षिण में निकोबार द्वीप स्थित है। तो ये बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं, यानी रिची द्वीप और लेब्रोनी द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 15 का ए वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।